गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग देखेंगे आज वीवीआई प्रश्न 2021 के लिए, है ना। जो भी मैथ के जितने भी प्रश्न हैं और साइंस के जो भी प्रश्न है वो सब हम डील किए जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे मैथ के सारे प्रश्न को देखेंगे, है ना, जो वीवीआई प्रश्न है और चैप्टर वाइज देखेंगे। तो आज है लेसन 1 का, है ना। हम लोग चैप्टर वाइज जो है 1 का रिवीजन करेंगे और फास्ट रिवीजन और सुपर रिवीजन में हम लोग देखेंगे, है ना, कि फास्ट कैसे रिवीजन किया जाएगा और जल्दी से जल्दी जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उनको ही देखा जाएगा इसमें, है ना। तो देखते हैं आपका जो पहले रियल नंबर है, पहला जो चैप्टर है आपका रियल नंबर है मैथ एनसीईआरटी, है ना। तो पहले एनसीईआरटी में आपका मैथ की बात करते हैं, है ना। तो इसमें आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सब जानते हैं आप लोग। जिसमें शून्य को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा समुच्चय पूरा, और अगर उसमें निगेटिव टर्म को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में शून्य और निगेटिव टर्म को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, है ना। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म का होता है और आपसे ये पूछेगा बोर्ड, है ना, कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस आपको बहुत जरूरी है ना। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या है ना। तो वैसी संख्या, परिमेय संख्या में अगर आपसे पूछेगा तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, है ना। आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप का मतलब हो गया P/Q फॉर्म जहाँ पे Q = नॉट 0 होना चाहिए और P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए। P तथा Q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में अभी बता दिया ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विद जीरो, जीरो भी है, +1 है, +2 है, +3, -1 -2 -3, यानी सारा नेगेटिव, यानी इधर जीरो के बाएं साइड जो है ना, ये सब सारा का सारा जो है ऋणात्मक टर्म हो जाते हैं और इधर का जो है सारा का सारा क्या हो जाता है, धनात्मक टर्म होता है। जीरो जो होता है ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ना निगेटिव, है ना तो निगेटिव है ये और ना ही पॉजिटिव है ना। तो ये पूर्णांक हुआ है ना। जो सारा का सारा P/Q के फॉर्म का हो उसको हम लोग परिमेय संख्या पूछेंगे। बोलेगा अगर शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है क्या, तो 0 1, हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। Q = नॉट 0, यानी Q नीचे ऊपर वाला को P बोले, नीचे वाला को Q बोले, दैट मीन्स Q = 0 तो नहीं हुआ ना, 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। आपसे बोलेगा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान है 22/7, ये एक परिमेय संख्या, ये आप ध्यान रखना, है ना। ये पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। इसके बाद पूछेगा ये क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है ना। एक्सपोनेंट बोलते हैं, किसी भी संख्या पे पावर लगा दिया जाए, है ना, तो हम उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। तो ये एक्सपोनेंट है, तो ये एक अपरिमेय संख्या। एक्सेलर नॉट, ये सब जो है अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। रूट वाले जितने भी मान हैं, जैसे √3 बाहर नहीं निकलेगा, √7 बाहर नहीं निकलेगा, √5 जो पूरा रूट से बाहर नहीं निकल सकते, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो परिभाषा अगर लिखना हो तो वैसी संख्या जो परिमेय ना हो उसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, है ना। जैसे √3 √5 और √7। इसके अलावा रेकरिंग आपका है ना, अपरिमेय संख्या के टर्म है। अपरिमेय संख्या आपको आवर्ती और जिसको पढ़ते हैं हम लोग रेकरिंग, है ना। तो रेकरिंग भी आपका एक जरूर पूछेगा। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। ध्यान दें, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती माने रिपीटिंग, आवर्ती को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी इसका अच्छा है रिपीटिंग, है ना, REPATING रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ध्यान देना, नॉन रिपीटिंग। एंड रिपीटिंग का मतलब जैसे 3 के बाद 4 आ रहा है, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, दैट मीन्स ये रिपीटिंग है, ये कभी रुकने वाला है। इसको रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेकरिंग, है ना। रेकरिंग का जो संकेत होता है, इसका जो संकेत आपको 2 तरीके से दे सकता है। रेकरिंग एक लाइन से दर्शा सकता है या फिर इस प्रकार से बिंदु से। अगर एक संख्या पर रेकरिंग डालना होगा तो 1 0 का इस्तेमाल करेगा, एक बिंदु का इस्तेमाल करेगा। अगर 2 संख्या पर देना उसको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन पे देना, तो इस प्रकार से आप रेकरिंग देगा। तो ये तीनों आप संकेत के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। ये वाला जो है ये रेकरिंग है और रेकरिंग वाला आपको प्रश्न पूछेगा ही, है ना। तो रेकरिंग वाला प्रश्न को आप कैसे डील करिएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग देखिए
थ्योरी बताते हैं, है ना। ये 3.4 है ना। तो पहले पूरा संख्या को लिख लेंगे। इसमें क्या होता है, पहले पूरा संख्या को लिख लेंगे। तो पूरा जो भी संख्या है 3 और 4 संख्या, यहाँ पे दशमलव और रेकरिंग संख्या नहीं आई है, संख्या नहीं है। तो यहाँ पे पहले पूरा संख्या को लिख लेंगे। पूरा संख्या को हमने लिख लिया और बिना रेकरिंग वाले को घटाना पड़ेगा। ये रेकरिंग वाला है तो इसको हम नहीं घटाएंगे, और ये बिना रेकरिंग का, तो बिना रेकरिंग वाला को घटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं बटा का। और दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग है उतना क्या देना पड़ेगा, 9। और दशमलव के बाद कोई ऐसा भी संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इस पर ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको 0 तो देना नहीं पड़ेगा। तो 34 में से 3 गया आपका 31 बटा 9, 31 बटा 9। इस प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न बनता है, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये रिवीजन है ना, तो आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से आप संख्याएं अगर एक और भी बनाते हैं, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते 3.43 और पर रेकरिंग, इस प्रकार का, है ना। तो आप कैसे बनाइएगा, पहले पूरा संख्या को लिखिएगा, है ना। इसमें प्रोसेस है, पहले पूरा संख्या को लिखेंगे। तो पूरा संख्या को लिखेंगे तो देखिए 3 4 3 है, तो पूरा संख्या है 343 लिख दिए, है ना। दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है, पहले बिना रेकरिंग वाला को, फिर दूसरा प्रोसेस है बिना रेकरिंग वाला को घटाना है, बिना रेकरिंग वाले को घटाएं, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए प्रोसेस, है ना। बिना रेकरिंग वाले को घटाएं, बिना रेकरिंग वाला है क्या है, तो हम इसको घटा देंगे। अब बटा में आते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9 देंगे। दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। ये तो 343 यानी 3 में से 4 गया 9, और फिर बचेगा 3 में से 3 गया 0, और ये फिर यहाँ 309 बटा 90। ये कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। ये तो ये रेकरिंग वाला है। फिर इसको आपको साबित करने के लिए भी बोल सकता है ना। तो ये परिमेय संख्या हम 1 by 1 पूरा डिटेल देते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेकरिंग। उसके बाद है ना, उसके बाद हम लोग आएंगे, है ना, एल्गोरिथम में आपको HCF LCM भी पढ़ना है। तो HCF LCM के बारे में देखेंगे, है ना। कोई भी संख्या है, 2 संख्या का पहले HCF LCM पढ़ेंगे, 2 पूर्णांक वाला पढ़ेंगे, है ना। तो 2 पूर्णांक वाला पढ़ने में यहाँ पे आपको पढ़ना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, यानी HCF LCM का किसी भी 2 संख्या का, जैसे 2 पूर्णांक वाला HCF LCM आपको बेसिकली 2 और 3 वाला पढ़ना है। तो 2 पूर्णांक वाला हम लोग पहले पढ़ेंगे। 2 पूर्णांक वाला में क्या होगा कि मान लेते हैं ये पहली संख्या है, तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये पूरा संख्या, ठीक है, मैंने फार्मूला पहली संख्या निकालना हो, है ना। तो पहली संख्या आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बड़ा LCM गुना LCM। HCF कोई दिया रहे, एक संख्या दिया हो रहे, दूसरा संख्या भी दिया हो रहा है, तो LCM आप निकाल सकते हैं, है ना। या 2 संख्या दिया हो रहा है तो LCM HCM निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप गुणनखंड विधि मैंने इसको बोलते हैं हम लोग, 140 को फैक्टराइज करना है तो 70 बार का, 2 से 35 बार का, 5 से 7 बार का। तो ये हो गया 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, पावर में कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो इस प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड फॉर्म है, ठीक है। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना। इसके साथ आपको फार्मूला याद रखना है, जैसे कि 2 संख्या अगर आपको दिया हो रहा है, इस पर एज ए एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, है ना। तो 2 संख्या अगर आपको दिया हुआ है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला पे आपका मैथ बनेगा बस, ठीक है। और 2 संख्या आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक संख्या 3 है, दूसरा संख्या 4 है ना। तो इसका HCF आपको 1 देगा, अब पूछेगा LCM, तो फाइंड आउट कर लेगा 3 गुने 4, 1 गुना इधर के भाग में, LCM बराबर 4 तिया का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इसके साथ आपको एल्गोरिथम याद रखना पड़ेगा। देखिए एल्गोरिथम का ये हम मिटाते हैं। एल्गोरिथम में आपको भाग एल्गोरिथम पूछेगा, है ना। तो भाग एल्गोरिथम में हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, ये है ना, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A जो है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य,
ये भाजक जिसको डिवाइडर बोलते हैं, ये आपका क्योटेंट, क्योटेंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल, भागफल। आर है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। जो लास्ट में बच जाता है टर्म उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ये है ए जिसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। अगर हम भाग विधि में इस प्रकार से बताएं तो यहाँ से ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा, और यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा है ना, ये है ना, तो लोग बचपन में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं भाजक, क्योंकि भाग लगाने वाला। ये भाग लग के आने वाला है, जो फल प्राप्त होगा भाग देने के बाद, भागफल। जिसमें भाग देंगे दैट मीन्स वो भाज्य। और ये जो बच के आएगा लास्ट में, जिसमें भाग लगाना संभव नहीं होगा, लास्ट में कुछ टर्म बचेगा जो भाजक से छोटा होगा, तो इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये इसके बाद देखते हैं, है ना, कुछ और भी टर्म है ना, जो आपको और भी बहुत सारे फार्मूला है भी, है ना, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है ना। इसके बाद इसको और भी तोड़ सकते हैं, जैसे इसको अभी और अगर आपको तोड़ के लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहली संख्या निकालना हो तो आप पहली संख्या को लिख देना, ठीक है, पहली संख्या को लिख देना, तो हो जाएगा HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, और ये दूसरी संख्या इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख लेना। उसके बाद है दूसरी संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, और ये अभी दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो पहली संख्या गुना है, पहली संख्या गुना इधर आके भाग में, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहली संख्या। ठीक है, और उसके बाद HCF निकालना है, तो HCF को उधर ही रहने देना, तो इधर हो जाएगा आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM गुना में इधर आके भाग में, और LCM निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF को ले रहा। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं 1 बाई 1 निकाल के, लेकिन सब जो बाई प्रोडक्ट है इसके ऊपर वाला एक ही फार्मूला आपके लिए काफ़ी है। एक फार्मूला कम से कम याद रखिए और इसी में पुट कर दीजिएगा, आप निकाल सकते हैं। ये सारा फार्मूला इसी का बाई प्रोडक्ट है ना, ये बाई प्रोडक्ट है। मेन फार्मूला आपका ये मेन फार्मूला आप याद रखिए, है ना। ज़्यादा आप बोर्ड का प्रेशर होगा अभी, है ना, तो ज़्यादा प्रेशर ना ले, है ना, तो आप इसको मेन फार्मूला को याद रखें। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, इसको हम डिलीट करते हैं, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए, है ना, आपका जो मेन फार्मूला है एक मैथ्स है जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना, तो हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या देखने का जो तरीका है, कैसे हम लोग चूज करेंगे कौन परिमेय संख्या, ये पूछेगा ही बोर्ड, हर साल पूछती है, इस बार भी पूछेगा, अगला बार भी पूछेगा, उसके आने वाले 50 वर्षों तक पूछता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कैसे कोई संख्या दे देगा, है ना, और आपको चूज करना कि कौन सा परिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो वर्गमूल से बाहर निकल जाती है पूरी पूरी, वो परिमेय संख्या होती है, नहीं निकलती है अपरिमेय संख्या होती है। और ऐसा वाला देगा जैसे 121 है ना, 149 है और 49 है ना, और अगर 625 है, और पूछेगा इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलती, तो 11 गुने 11 लिख सकते हैं 121 को, 11 निकल जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 149 को तोड़ते रह जाइएगा, ये टूटने वाला नहीं है, ये निकलने वाला नहीं है, इसके मतलब यह परिमेय संख्या। 49 को तोड़ दीजिएगा आप, 7 गुने 7 7 का 49 होगा, 2 को 7 में एक साथ बाहर, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या। 625 को आप तोड़ दिएगा तो आएगा 25 गुने 25, 2 को 25 में एक 25 बाहर, कुछ नहीं तो एक लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन बी जो है ना, अगर ये ऑप्शन मान ले तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, है ना। उसके बाद आपको साबित करने का आएगा, है ना, तो साबित करने का आएगा अगर, हाँ एक बात और है, अगर आपसे पूछेगा कि एक रनिंग पैड है, माने रेसिंग कोट है ना, जिसपे जो धावक जो दौड़ते हैं उसको रेसिंग कोट बोला जाता है ना, लाइनिंग बीच में बनी रहती है, जितने धावक हो उतनी लाइनिंग बनी रहती है ना। और मान लेते हैं ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना धावक जो दौड़ना प्रारंभ किया, मान लेते हैं 3 धावक दौड़ना प्रारंभ किया, एक जो है पहला धावक, फर्स्ट धावक, सेकंड धावक और ये 3 धावक,
तीसरा धावक। तो पहला धावक को दौड़ने में अगर इस चक्कर को पूरा करने में इसको 3 मिनट लग जाते हैं, दूसरा को इस चक्कर को पूरा करने में 5 मिनट लग जाते हैं, और तीसरा को पूरा करने में 12 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो बोले कि तीसरा अगर ये जो तीनों अलग अलग स्पीड है और तीनों दौड़ना प्रारंभ करेगा, तो इस प्रकार का बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस के नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेगा तो प्रॉब्लम बता देते, है ना। मैं भी चांस से पूछे तो 3 मिनट में लगाएगा, क्वेश्चन छोटा करके भी दे सकता है। ये 3 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, 5 मिनट में एक चक्कर लगा सकता है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा सकता है ना। तो एक चक्कर पूरा करने का ये ड्यूरेशन है, पीरियड है। तो आपसे पूछेगा कि ये तीनों प्रारंभिक बिंदु से जब चलना शुरू किए थे उसी बिंदु पर ये वापस कब मिलेंगे। तो जब भी तीनों एक ही समय से दौड़ना शुरू करेगा, तीनों का दौड़ने का रेट अलग है, टाइम टेकिंग रेट अलग है, तो इसका मतलब जब भी ये वापस मिलेंगे तो अपने एलसीएम पे मिलेंगे। तो एलसीएम पे मिलेंगे, इसका मतलब एक 3 मिनट लेगा, एक 5 मिनट लेगा, एक 12 मिनट लेगा। तो एलसीएम आप कर सकते हैं, आपको जैसे आता है। 3 का फैक्टोरियल कर देंगे 1/3, और 5 का कर देंगे तो 1 × 5, और 12 का कर देंगे तो 1 × 2 × 2 × 3। तो इस प्रकार से आप कर देंगे। तो आपका HCF तो नहीं, LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 × 15 30, 3 × 60, 60 दूना का 120। दैट मीन्स 120 मिनट में यानी आपको अराउंड 2 आवर्स लग जाएंगे, है ना। आपको कहने का मतलब हो गया 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 20, हाँ 60वें मिनट में मिल सकता है ना। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम इसका 60 आ सकता है ना, क्योंकि 60 देखिए तीनों से कट रहा है, तो यानी आपको 1 घंटा में ये आपको मिल जाएगा, है ना। जो तीनों से कट जाए उसको एलसीएम बोलते हैं, है ना। तो देखिए 60 तीनों से काट रहा है, 60, है ना। 12 से 5 बार का, 5 से कट रहा है 12 बजे, 12 3 से कट रहा है 20 बार का, है ना। तो ये आपको 60वें मिनट में वापस इसी बिंदु पर मिलेंगे। अगर लगातार तीनों 1 घंटा लगातार दौड़ते रहे, है ना, तो तीनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, तो कितने कैमा चक्कर हो जाएगा, इसका 5वां चक्कर जब तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। 12 × 5 = 60, दैट मीन्स 5 चक्कर ये पूरा कर चुका होगा, है ना। इसका तब तक 20 चक्कर हो जाएगा, 20 × 3 = 60, 5 से 12 चक्कर, 12 × 5 = 60, यानी ये 12 चक्कर पूरा करेगा, तब तक ये 20 चक्कर मार देगा, और तब तक ये 5 ही चक्कर मारेगा, लेकिन मिलेगा तीनों एक ही पॉइंट पे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं ना। बहुत ही आसान तरीका, ऐसा क्वेश्चन रहे एलसीएम पे मार दीजिए आराम से आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, है ना। आपको साबित करने के लिए आएगा, है ना। तो साबित करने का जो तरीका है ना, हम लोग इस पे पढ़ेंगे कि साबित कैसे होता है ना। साबित करने वाला आपका एक पूछेगा नहीं पूछेगा, है ना। अगर नहीं पूछेगा समझिए एग्जाम नहीं होगा, है ना। हाँ देखिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ना, आपको पूछेगा इस प्रकार से, साबित करें, क्वेश्चन रहेगा। जैसे जैसे साबित कर रहे हैं वैसे वैसे ही कीजिएगा। साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से साबित कीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। आपको पूरे नंबर उठाने हैं 100 में 100, है ना। तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा, है ना। √3 है, परिमेय संख्या है, आपको मानना पड़ेगा इसका उल्टा अपरिमेय संख्या आपको परिमेय मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। परिमेय है तो इसको अपरिमेय मानना पड़े, अपरिमेय है तो परिमेय मानना पड़ेगा। तो लिख दीजिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। तो √3 को हम क्या लिख देंगे, P/Q के फॉर्म का, दैट मीन्स Q = not 0, और P तथा Q पूर्णांक है, इतना लिखना पड़ेगा, है ना। आपने कहीं भी पढ़ा होगा, है ना, या नहीं भी पढ़ा है तो अभी ऐसे बना लीजिए, है ना, क्योंकि आपको पूरे नंबर अगर चाहिए तो आपको पूरा डिटेल से लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो √3 = P/Q, क्योंकि जब 90 और 99 के बीच, 90 से 95 96 के ऊपर जाने लगता है तो कॉपी रीचेक होने लगती है और छोटे छोटे मिस्टेक्स देखना शुरू कर देते हैं टीचर, है ना। तो √3 = P/Q, Q = not 0, P तथा Q पूर्णांक है। स्क्वायरिंग आउट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, लिख देना यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, है ना, तो √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो √3 का 3, P का स्क्वायर P², और Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा। Q² भाग में, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाइड में। तो 3 Q² बराबर P²। अब देखिए Q² में 3 गुना है। अब जैसे 6 है तो 6 में 2 और 3 गुना है, इसका मतलब या तो ये 2 से कटेगा या तो ये 3 से कटेगा, है ना। अगर हम 8 लिख देते हैं, है ना, सॉरी यहाँ अब 16 लिख देते हैं या फिर 32 लिख देते हैं,
32 किसका 2 का गुना है, 4 का है ना, 2 का गुना है। तो इस प्रकार से ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 16 से कटेगा, 32 से कटेगा, क्योंकि इसका गुणनफल है। तो यहाँ पर 3 और क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा या तो क्यू से कटेगा या क्यू स्क्वायर से कटेगा, है ना। तो 3 से कटेगा क्यू से या क्यू स्क्वायर से कटेगा, इसका मतलब ये 3 से ही कटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 3 से, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, ये हम लिख देंगे। और लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब मानना पड़ेगा आपको, है ना। जब इसको हम किए हैं तब इसके बदले हमको मानना पड़ेगा। तो P बराबर मान लेते हैं 3C। 3C क्यों माने, क्योंकि यहाँ 3 है, 5 रहता 5 मानते, 7 रहता 7 मानते, 2 रहता 2 मानते, है ना। तो यहाँ पर हम इसी टर्म में मानेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला टर्म को हम वापस यहाँ लेके आएंगे, तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, 3Q स्क्वायर बराबर P की जगह इतना माने 3C, तो P के जगह P को रिमूव करेंगे, 3C स्क्वायर लाइन, 3Q स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 C स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर, इतना हुआ। समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। तो समीकरण 1 मान, है ना। उसके बाद देखिए आगे, है ना, ऊपर हम लिखते हैं, है ना, नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आए वैसे ही यहाँ पर। अब 3 किस में गुना है ना, C में, तो हम कह सकते हैं ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, है ना, C स्क्वायर 3 से विभाज्य, 3 से C स्क्वायर 3 से विभाज्य है ना। तो C भी 3 से विभाज्य होगा, C भी 3 से विभाज्य होगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए ये भी 3 से कट रहा है, यहाँ भी 3 ही है और यहाँ भी 3 ही है ना, जबकि हमने माना था उल्टा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, यहाँ दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो संभव नहीं, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, है ना। √3 एक अपरिमेय संख्या, हमने उल्टा मान लिया था, है ना, हमने उल्टा मान लिया, इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, साबित। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप प्रूव्ड, ये आपका साबित हुआ। तो इस प्रकार से आप साबित कर सकते हैं √3, है ना। अब अगर √5 साबित करना रहेगा तो ये नहीं कहना कि मतलब ये नहीं आया सर, है ना। तो √3 साबित करना रहेगा तो आप सीधा यहाँ पे क्या कर लोगे, 5, जहाँ 3 है वहाँ क्या कर लोगे, 5 कर लोगे। जैसे यहाँ 3 है तो 5 कर लोगे, यहाँ 3 है तो 5 कर लोगे, यहाँ 3 है 5 कर लेना, 3 है 5 कर लेना, जहाँ 3 है एक्सचेंज कर देना, है ना। 5 है, यहाँ भी आप 5 कर लेना, है ना, यहाँ भी 5 कर लेना, यहाँ आप 5 कर लेना, है ना, आप 5 कर लेना। तो ये भी है 5 और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 से कटेगा 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा, है ना। तो इधर भी आएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। नहीं तो आप 3 का हो गया, 5 का हो गया। अगर आप 7 करना है ना, तो 7 भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर ले, अभी 7 कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 7 कर लेना, है ना, 7 कर लेगा, यहाँ पे 7, ठीक है, अभी 7 कर देता हूँ। तो यहाँ से आप 7 स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना। तो यहाँ पे आपका 7 है, तो यहाँ पे आपको 7C मानना पड़ेगा, है ना। तो 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, ये 7 7 जा 49, तो 49 कटेगा 7 बार का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 7, यहाँ भी 7, जहाँ 5 है बस वहाँ आपको 7 कर लेने, है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये √7, है ना। तो ये आपका साबित हो गया √7, है ना। तो आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। तो √3 √5 √7 इस प्रकार का कोई भी आएगा, है ना। तो इसमें आपको घबराना नहीं, आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं,
है ना। उसके बाद आपको करना है क्या, 3 + √2 और +√2 वाला भी आपको दे सकता है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन आपको लेना नहीं है, हम उसको भी करके दिखा देते हैं, है ना। देखिए ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब एक आएंगे, ये एक आएगा ऐसा वाला रूट वाला प्रूफ करने वाला, है ना। तो हम यहाँ पे आपको देखिए, है ना। उसके बाद बोलेगा, है ना, इस प्रकार से साबित करें 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका रहेगा 3 + √5, 3 + √5 2√5 भी रह सकता है ना। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, जैसा अभी ने हमने किया था, है ना, तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो अभी बताएं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। दैट मीन्स Q = नॉट 0 होगा और P तथा Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। तो यहाँ पे पूर्णांक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, है ना, यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, इधर √5 लिख देते हैं, P/Q -3। ये तो थोड़ा और आसान है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, है ना, कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q 3 एक परिमेय संख्या है। P/Q पहले से परिमेय संख्या पे, है ना, होता है। तो परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यानी ये एक परिमेय संख्या है। अब इसका फॉर्म जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, √5 बराबर P/Q -3। अब ये √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके सामने हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, और बराबर ये वाला परिमेय है। देखिए P/Q -3 एक परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ये हम लिख रहे हैं परिमेय संख्या, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ गलत है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। तो लिख देगा जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता, इससे भी आसान है, अतः हमारी मान्यता, ये लैंग्वेज है, आपको लिखना ही पड़ेगा, याद कर लो, है ना। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, यानी क्या दिया हुआ था, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका हो गया साबित, इति सिद्धम लिख देना, इति सिद्धम, ये आपका साबित हुआ, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। ये सब बस इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ये सब करना नहीं, ये सब करना नहीं, मेरे गंदा हो जाएगा कॉपी, है ना। आपको अट्रैक्टिव लगाना है, कॉपी भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, देखने वाला का मियाज खुश होना देखने के, है ना, लगे कि उसको दैट इज़ द ब्रिलियंट गाइस, है ना, मैंने टीचर से भी अच्छा है, ब्रिलियंट है, ऐसा लगना चाहिए, तब ना नंबर देगा खुश हो गए, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, तो ये सब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप स्क्रीनशॉट कीजिए, डिलीट करने वाले। चलिए आगे देखते हैं, है ना। उसके बाद आपको जो याद करना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिए, है ना। तो ये सब आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन जो आएगा, है ना, शांत अशांत आएगा, जरूरी है ना। कौन से जो शांत है ना, तो हम देखते हैं कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, शांत और अशांत, है ना। शांत माने शांता, है ना, शांत उसको बोलते हैं, है ना। शांत में आपको लाने के लिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, जैसे अभी बताए परिमेय संख्या P/Q का फॉर्म होता है, तो ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे, है ना। तो अंश से इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। जिसके नीचे 2 रहे, जैसे केवल 2 रहा या केवल 5 रहा या 2 और 5 का मल्टीप्लाई रहा, ठीक है, सब बोल देते हैं, है ना। आप देखिए ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है ना। ऊपर वाला अगर शांत अशांत देखने के लिए बोलेगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके आप शांत अशांत निकाल दो, है ना। तो आपको हम सीधा सीधा कर रहे हैं, नीचे वाला देखना है, नीचे वाला को तोड़ना है ना। और तोड़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो गुणनखंड है, तो केवल 2
और 5, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी केवल 2 हो तो ठीक है, केवल 5 हो तो भी ठीक है, और 2 और 5 हो तो इस स्थिति में हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रणाली का है ना, तो शांत दशमलव बोल सकते हैं, शांत, है ना। और इसके अलावा जैसे 2 है लेकिन साथ में 3 आ गया, 5 आ गया, 7 है, 2 के अलावा कुछ अगर आ गया, है ना, या फिर 5 के अलावा कुछ आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, चलो हटा, है ना, या 2 और 5 है लेकिन साथ में 7 आ गया, है ना, साथ में 7 आ गया, 3 आ गया, 1 के अलावा, ठीक है, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। ये आपका क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव, है ना। तो इस प्रकार का अशांत में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का आपको देगा फैक्टर करके, जैसे कि हम दे रहे हैं 3/42 देते हैं, है ना, तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा 42 को, तो 42 को आप तोड़ लीजिए, 2 से तोड़ेंगे 21 बार का, 3 से तोड़ेंगे 7 बार का, तो जाएगा 3/2 गुना 3 गुना 7, तो हर देखेंगे, अंश से तो कोई लेना देना नहीं, है ना, तो हर देखेंगे, कटेगा तो काट भी सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 के अलावा लेकिन क्या आ गया? 7 आ गया, तो 7 नहीं आना चाहिए, 2 5 या 2 5 जैसा हो तो जाके शांत होगा। शांत होने के लिए इसको 7 यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया अशांत, ठीक है ना। जैसे आप अब ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे 111/206 ले रहा हूँ, तो 206 को तोड़ना पड़ेगा, 206 को तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 103 बार का अब तो लगता है टूटेगा भी नहीं, है ना, तो नहीं टूटेगा, तो देख लेना, हाँ अब तो टूटेगा नहीं लगता है, 7 से तो 3 नहीं टूटेगा, है ना, तो अब टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 111/206, 2 गुना 103, यानी 2 तो है लेकिन ये नहीं कटने वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी अशांत हो जाएगा, है ना। जैसे ले रहा हूँ, है ना, 5/50 ले रहा हूँ, तो 50 को अगर तोड़ दूंगा मैं यहाँ से, तो 2 से टूटेगा 25 बार का, 5 बार 5 पे 25, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 गुना 5 गुना 5 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 2 और 5 है, केवल 2 और 5 है, केवल 2 और 5 रहे या 2 5 का मल्टीप्लिकेशन रहे तो क्या होता है? शांत। तो हम यहाँ पे बोल देंगे ये क्या है? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। तो इस प्रकार से हम लोग, है ना, ध्यान रख सकते हैं, है ना, कि कौन शांत है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। लेकिन ये लिखने के दौरान ये आपको पता करने के लिए ऑब्जेक्टिव में सही है, लेकिन आपको हो सकता है 2 नंबर में दे दे कि कौन सा शांत दशमलव है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए, तो आपको लॉन्ग में थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना है, क्योंकि इसके गुणनखंड, इसके जो हर है, इसके गुणनखंड 2 और 5 के अलावा हैं, इसीलिए ये शांत दशमलव नहीं अशांत दशमलव हो गए। इस प्रकार से आपको लिखना है जो हमने बोल दिया, है ना। अगर शांत है तो हम लिखेंगे क्योंकि इसका जो हर है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में ही है ना, और इसके गुणनखंड 2 और 5 के ही हैं, इसलिए ये जो है शांत दशमलव के होंगे। तो इस प्रकार से जो हमने बोला वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें मतलब आप जान गए कि ये शांत है तो मतलब शांत लगा दीजिएगा, वहाँ पे लिखना है। अगर राइटिंग में आ जाए या सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए तो वहाँ पे आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना। ऐसे ही 100 में 100 नहीं आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से आपको शांत दशमलव हो गया, अशांत दशमलव हो गया, ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप रेकरिंग वाला अभी बता दिए, रेकरिंग वाला थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। 0.32 का इस प्रकार से आता है, ये वाला ज़्यादातर आया है ना, ये वाला क्वेश्चन बैंक में। तो आपको बता देते हैं, है ना, पूरा संख्या को लिख देंगे, बिना रेकरिंग वाला को घटा देंगे, बट्टा में दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे, तो आपका होगा 32/99। तो आपका आंसर हो जाएगा 32/99, है ना। तो इस प्रकार से आपको पूछेगा, है ना। ये पूरा था रियल नंबर का, है ना। आपका HCF LCM भी है, 3 डिजिट का है, मैंने कहने का मतलब 3 पूर्णांक वाला, 3 पूर्णांक वाला है। लेकिन आपको 3 पूर्णांक वाला HCF LCM आपको सिलेबस में पढ़ना है ना। लेकिन उस पर बुक में जो है मैथ नहीं दिया है ना, तो इसलिए उतना रिलेवेंट नहीं है ना, और इसलिए उसको इसमें नहीं डाला जा रहा है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाए, बेकार में, है ना, बोझिल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के पूरा का पूरा आप माइंड मैप कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं, आपका पाई ध्यान दीजिएगा, है ना। पाई एक संख्या है ना, पाई एक कांस्टेंट है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है ना। नियतांक बोलते हैं, आर्यभट्टा ने दिया था, यानी भारत ने दिया था, है ना। इसका मान जो होता है P/Q के फॉर्म में लाएंगे तो ये एक प्रकार का क्या है,
ये नियत मान रखता है 22/7 पाई का मान, है ना। और अगर दशमलव में लाएंगे तो 3.14। आप भागा दे के निकाल सकते हैं। इसका मान जो है 3 ट्रिलियन तक निकाला जा चुका है। 3 ट्रिलियन सुपर कंप्यूटर द्वारा इसका निकाला जा चुका है। इसके आगे सुपर कंप्यूटर से भी संभव नहीं होगा, है ना। तो ये पाई है, तो है ना। तो पाई का हम लोग पाई का परिभाषा अगर देंगे तो पाई का परिभाषा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में दे देंगे, है ना, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा। परिधि बटा व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं, है ना। इसका मतलब होता है सर्कल, सर्कुलर पार्ट, है ना। इसका मतलब ये होता है सर्कल, है ना। पाई से हम लोग पाई चार्ट को दर्शाते हैं, है ना, वहीं से इसका नाम लिया गया है ना। तो ये है आपका पाई। इसका अगर डिग्री में मान पूछेगा, इसका पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ये आप ध्यान रखिएगा, ये डिग्री है। और इसका जो मात्रक होता है, इसे पाई जब भी यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पे एक सी जैसा दिया रहता है, इसको हम बोलते हैं रेडियन, ठीक है। ये आपका रेडियन इसका यूनिट है। रेडियन इज ए यूनिट ऑफ पाई, है ना। यूनिट माने मात्रक है, इसका इकाई है पाई, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे यहाँ से 180 डिग्री, या फिर लिखेंगे पाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री और पाई 180 गुना में इधर आके भाग में, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, पाई बटा 180 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। रेडियन एक सॉलिड कोन है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, एंगल मेजरमेंट में आप लोग पढ़ा होगा, है ना। सॉलिड कोन है रेडियन, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे आपका रेडियन है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कहीं कहीं आपको पाई पूछेगा, पाई का मान 3.14, है ना। पाई का ये पूछेगा, है ना। आपको ये वाला पूछेगा, ए बराबर BQ + R, ये वाला आपको पूछेगा। रियल नंबर कौन से हैं, है ना। तो ये सब आपको मैं भी पूछ सकते हैं प्राकृतिक, क्योंकि आप ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 में आपको 50% ही मारना है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग 50 में 50 सही मारिएगा, है ना। बाकी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, है ना। बाकी के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।